आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि दिए गए सागर जो है, इनमें से कौन सा सागर आपका आंतरिक सागर है। यानी आपको ये बताना है कि दिए गए सागरों में से कौन सा सागर ऐसा है जो आंतरिक सागर के रूप में जाना जा सकता है। आपके ऑप्शन है सफेद सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और जापान सागर। अब सामान्य सी प्रक्रिया है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि आंतरिक सागर क्या होता है, यानी एक ऐसा सागर जो पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड हो, ऐसे सागर को हम आंतरिक सागर कह सकते हैं। यानी जो पूरी तरीके से घिरा हुआ हो, ऐसे सागर को आंतरिक सागर कहते हैं। अब दिए गए सागरों में से आप आंतरिक सागर पर जाएंगे तो आप सभी लोग जानते हैं कि कैस्पियन सागर जो है एक आंतरिक सागर है, क्योंकि इसका जुड़ाव या किसी भी अन्य चीजों से इसका जुड़ाव नहीं है, अन्य किसी वाटर बॉडी रीजन से इसका जुड़ाव नहीं है, तो इसी को आंतरिक सागर माना जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि जिस महासागर से सारगैसो संबंधित है, यानी आपको ये बताना है कि सारगैसों का संबंध किससे है। उत्तरी प्रशांत से, उत्तरी अटलांटिक से, दक्षिणी प्रशांत से या दक्षिणी अटलांटिक से। तो अगर हम सारगैसो सागर की बात करें, सारगैसम नामक घास जहां पर पाई जाती है, तो सारगैसो या का जो रीजन है सारगैसो सी का, अगर आप बात करोगे तो इसमें से उत्तरी प्रशांत, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी प्रशांत, दक्षिणी अटलांटिक, इसकी अगर बात किया जाए तो इसमें आप सभी लोग जानते हैं कि सारगैसो सागर का जो संबंध है वो आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन से है। किससे है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन से, यानी उत्तरी अटलांटिक सागर से है। इसका संबंध सारगैसो सागर का संबंध है। अब बेसिकली यहाँ पर सारगैसम नामक घास भी पाई जाती है, जो एक स्पेशल घास है, समुद्री घास है जो यहाँ पर फेमस है। और इसी रीजन के पास आप देखोगे तो बरमूडा ट्रायंगल का रीजन है। तो जो बरमूडा ट्रायंगल वाला रीजन है, यहाँ पर कई बार आश्चर्यजनक घटनाएं घटित होती हैं, काफी ज्यादा। अगर हम बात करें बेसिकली तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर ग्रेविटी काफी ज्यादा है, उस ग्रेविटी के कारण समस्याएं होती हैं, यहाँ पर कोई भी चीज जाती है तो विलुप्त हो जाती है। तो बेसिकली अगर इसके आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न कह रहा है सारगैसो समुद्र की विशिष्टता क्या है। यानी सारगैसो सागर की अगर बात किया जाए तो सारगैसो सागर का जो विशेषता है या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि क्या विशेषता है इसकी। यहाँ पर ठंडा पानी है, बहुत ज़्यादा अति गर्म पानी है, अत्यधिक लवणीय पानी है यानी सलाइन वाटर है, या विशिष्ट समुद्री वनस्पति पाई जाती है। कभी पीछे के प्रश्न में हमने डिस्कस भी किया कि यहाँ पर एक समुद्री घास पाई जाती है, समुद्री वनस्पति पाई जाती है, जो इसकी विशेषता है। अगर हम बात किया जाए तो इस रीजन की सबसे ज्यादा बड़ी विशेषता इसकी घास का रीजन है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो यही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है अधोलिखित सागर में से किसमें तट रेखा नहीं है। यानी अगर आपसे बात किया जाए तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि तट रेखा या कोस्टल लाइन की बात करें कि निम्न में से किसमें जो है कोस्टल लाइन नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं काला सागर, सारगैसो सागर, अजूब सागर, कैस्पियन सागर। तो आपको ये बताना है कि किस में तट रेखा नहीं है, कौन सा सागर है। तो जब ब्लैक सी की बात करेंगे तो ब्लैक सी की अगर पर्टिकुलर हम बात करते हैं तो ब्लैक सी के चारों तरफ आपको तटरेखा दिखाई देती है। अजूब सागर के भी पास तटरेखा है, कैस्पियन सागर के चारों तरफ भी घिराव है, लेकिन सारगैसो सागर के पास किसी भी प्रकार की कोई कोस्टल लाइन नहीं है, तटरेखा नहीं, क्योंकि किनारा नहीं है। बोथ साइड की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर
कोस्टल लाइंस अवेलेबल नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें तटरेखा नहीं यानी सारगैसो सागर है वह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि इटली, सिसिली, सार्दिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का क्या नाम है। अब ध्यान से समझिएगा, आपसे पूछा जा रहा है कि इटली द्वीप, इटली हो गया सॉरी, सिसिली द्वीप, सार्दिनिया और कॉर्सिका से घिरे हुए सागर का क्या नाम है। कौन सा सागर है जो इन सब से घिरा हुआ है। आपके ऑप्शन है एड्रियाटिक सागर, एजियन सागर, लिगुरियन सागर, टेरेनियन सागर। तो अगर हम आपके भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी का मैप देखोगे आप, तो भूमध्य सागर के क्षेत्र में जब हम जाएंगे तो मेडिटेरेनियन सी के रीजन में जब हम पहुंचते हैं तो ये सारे सागर उसी से संबंधित हैं। लेकिन पर्टिकुलर हम इटली, सिसिली, सार्दिनिया और कॉर्सिका से घिरे हुए जब सागर की बात करते हैं तो ये ट्रेनियन सागर का रीजन है जो इन सब से घिरता है। कौन सा सागर है? ट्रेनियन सागर है जो इन सब से घिरता है। ठीक है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। मैपिंग पर आधारित ये क्वेश्चन है, आप सभी लोग समझ ही रहे हैं। मैप बेस्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा लोकेशन पर आधारित है, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आपका अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है। आपको बताना है कि अरल सागर के किनारे कौन सा देश युग्म है। कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान है, अजरबैजान उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान रूस है। तो अरल सागर के किनारे यानी कुल मिलाकर के आपसे पूछा जा रहा है कि अरल सागर जो है किससे घिरा हुआ है, किन देशों से जुड़ा हुआ है, स्पर्श करता है। तो इसकी अगर बात करोगे तो आप सभी लोग जान रहे हैं कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान का जो रीजन है ये अरल सी से संबंधित है, अरल सागर से संबंधित है। एशिया का एक ऐसा सागर है जो लैंड लॉक्ड सागर भी कह सकते हो। ठीक है, लैंड लॉक्ड सी के रूप में जाना जाता है अरल सी को। वर्तमान में अगर बात करें तो ये सागर धीरे धीरे दलदल या मड लैंड के रूप में परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि पानी सूखता चला जा रहा है और इस कारण से ये दलदली क्षेत्र में बदल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आप देखेंगे तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि सामान्य रूप में निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। आपसे पूछा जा रहा है कि अफ्रीकी देश कौन सा है, अफ्रीका का देश है जिसकी सीमा आपके भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। आपके ऑप्शन है अल्जीरिया, चाड, मोरक्को, तुनीशिया। तो यहाँ पर अगर अल्जीरिया, चाड, मोरक्को और तुनीशिया की बात करेंगे तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि चाड की सीमा जो है वो भूमध्य सागर से जुड़ी हुई नहीं है। ठीक है, इसका जुड़ाव किसी भी प्रकार से भूमध्य सागर के क्षेत्र से नहीं है। ये मध्य का देश है, उत्तर मध्य का देश है अफ्रीका का। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि चाड में कौन सी लेक स्थित है। चाड देश में अफ्रीका के कौन सी लेक या झील स्थित है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। अगला प्रश्न कह रहा है कि दक्षिणी पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है। सामान्य सी प्रक्रिया है कि दक्षिणी पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक नहीं फैला है। आपको दक्षिणी पश्चिमी एशिया पर बताना है कि भूमध्य सागर से जुड़ाव किसका नहीं है। सीरिया का, जॉर्डन का, लेबनान का या इजराइल का। ठीक है, काफी अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज के समय में भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये दक्षिण पश्चिमी एशिया का रीजन वर्तमान समय में काफी ज्यादा विवाद से घिरा हुआ है। और यहाँ पर आप कई बार देख ही रहे हैं, युद्ध की स्थिति देख ही रहे हैं कि युद्ध चल रहा है।
तो इसमें अगर हम बात करें तो जो सीरिया का रीजन की अगर बात कर लें, जॉर्डन की बात कर लें, लेबनान की बात, तो इन देशों की अगर सबकी की बात कर लें, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और इसराइल में, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जॉर्डन किसी भी प्रकार से, जो जॉर्डन का रीजन है, ये मेडिटरेनियन सी से या भूमध्य सागर से कोई भी सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, इसका किसी प्रकार से जुड़ाव नहीं है भूमध्य सागर से, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो बेसिकली आपको ध्यान में रखना है कि जॉर्डन यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है? यानी सबसे गहरे सागर की बात किया जा रहा है कि सबसे गहरा सागर कौन सा है, आपको बताना है दिए गए सागरों में से। आपके ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शंस में कौन कौन सा ऑप्शन दिए गए हैं आप देख लीजिए। बेसिकली अगर बात करें तो आपका ऑप्शन है दक्षिणी चीन सागर, बेरिंग सागर, भूमध्य सागर, जापान सागर। तो अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा ये फैक्चुअल पर आधारित प्रश्न है। इसमें थोड़ा सा आपको फैक्ट जानना होगा। फैक्ट में जरूरी नहीं है कि आप एकदम गहराई जानिए, लेकिन यह कि सीक्वेंस ऑर्डर भी जान लीजिए तो अच्छा रहेगा। तो इसमें अगर हम दक्षिणी चीन सागर की बात करते हैं, साउथ चाइना सी की बात करते हैं, तो दक्षिणी चीन सागर की जो गहराई है वह लगभग 5016 मीटर के आसपास मानी जाती है। इसके अलावा बेरिंग सागर की जो गहराई है, बेरिंग सी की जो गहराई है, उसकी अगर मैं बात करूं तो 4773 मीटर के आसपास मानी जाती है। भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी की मैं बात करूं तो इसकी गहराई 4632 मीटर के आसपास मानी जाती है। जापान सागर की जो गहराई है वो 3742 के हिसाब से मापी जाती है। तो यही सीक्वेंस ऑर्डर होगा। इस सीक्वेंस ऑर्डर आप दिमाग में बिठा सकते हैं कि दिए गए सागरों में दक्षिणी चीन सागर जो है सबसे ज्यादा गहरा है, उसके बाद बेरिंग सागर, उसके बाद भूमध्य सागर, फिर जापान सागर का रीजन। ठीक है, तो ये ध्यान में आप रखेंगे। ध्यान रखिएगा कि आपका साउथ चाइना सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ सागर दिया है, दूसरी तरफ सागर से लगा हुआ देश दिया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सही तरीके से मैच है, युग्म सही सुमेलित है। तो एड्रियाटिक सागर दिया हुआ है। एड्रियाटिक सागर के किनारे अगर बात किया जाए तो अल्बानिया की बात कर रहा है। एड्रियाटिक सागर के किनारे अल्बानिया है, ये आपसे बात कर रहा है। तो बिल्कुल सही है, एक नंबर एकदम सही है कि एड्रियाटिक सागर से अल्बानिया का जुड़ाव है अगर बात किया जाए तो। ठीक है, इसके अलावा काला सागर की बात कर रहा है कि काला सागर का जुड़ाव जो है क्रोएशिया से है। तो क्रोएशिया का संबंध काला सागर से नहीं है, आप जान ही रहे हैं। कैस्पियन सागर का जुड़ाव कजाकिस्तान से है, वो कह रहे हैं। तो अगर कैस्पियन सागर और कजाकिस्तान की बात करें तो एकदम सही है। भूमध्य सागर का जुड़ाव मोरक्को से है, चौथा ये कह रहा है कि भूमध्य सागर मोरक्को से जुड़ा हुआ है, तो ये भी एकदम सत्य है। लाल सागर पर सीरिया स्थित है। तो लाल सागर की जब हम बात करते हैं तो इसका सीरिया से कोई भी संबंध नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। तो मैच कराइए, 1, 3 और 4 आपका बी आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। काफी अच्छा है। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर ये जो प्रश्न आधारित है कि कहाँ से पूछा गया है, तो वो एक तरफ वाटर बॉडी रीजन है, दूसरी तरफ आपके कंट्रीज दिया हुआ है। तो ये दोनों एक तरीके से मैच कराने थे, इसी पर आधारित है, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं तो ये ध्यान रखिएगा। और ये बैक ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीएससी यानी आईएएस का आया हुआ प्रश्न है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि इससे आप यह भी जान सकते हैं कि इस तरह के प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। तो बेसिकली ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा अच्छा प्रश्न है। इसके भी ये क्वेश्चन रिपीट भी कर सकता है अगर आप इस टीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं।
तो वहाँ ये इस प्रश्न को रिपीट करने का भी पूरा चांस रहेगा कि रिपीट भी हो सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या कहता है। तो अगला प्रश्न आपका कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि काला सागर के तट पर कौन सा देश स्थित नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं सीरिया, तुर्की, जॉर्जिया और बुल्गारिया। तो अगर हम काला सागर की लोकेशन देखें तो ब्लैक सी के तट के रीजन के पास आओगे तो यहाँ पर यूक्रेन, रूस, ठीक है, इसके अलावा जॉर्जिया, काला सागर की लोकेशन देखेंगे तो तुर्की यानी टर्की जैसे कहते हैं, और बुल्गारिया और रोमानिया, ये देश काला सागर से जुड़े हुए हैं। कौन कौन? यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया। तो अब अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में आप सीरिया भी देख रहे हैं, तो सीरिया का संबंध किसी भी प्रकार से काला सागर से नहीं है। सीरिया आपका दक्षिण पश्चिम एशिया के ग्रुप का देश है। अगर बेसिकली बात किया जाए तो वहां से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा इसका जुड़ाव किसी भी प्रकार से काला सागर से नहीं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीजें बेहतर लग रही होंगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, तो बेसिकली ध्यान से सारा वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप देख रहे हैं अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। रिवीजन करने के बाद 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, दिमाग में आपकी बैठ जाएगा। साथ में अगर बात करें तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चैनल से अगर नए हैं जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। काफी अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके समझ पर आधारित है। अगर बेसिकली मैं बात करूं तो ये सॉरी आपके अंडरस्टैंडिंग पावर पर आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए और विचार करने के उपरांत उपर्युक्त में से कौन से ऐसे कारक हैं जो महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। यानी कुल बात यह है कि ओशन करंट पर इफेक्ट्स डालने वाले कौन कौन से फैक्ट्स हैं या कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, तो वो आपको बताना है। ठीक है, तो पहला पूछ रहा है पृथ्वी का आवर्तन काल। ठीक है, दूसरा ये कह रहा है वायु दाब और हवा, तीसरा महासागरीय जल का घनत्व, और पृथ्वी का परिक्रमण। ठीक है, पृथ्वी का आवर्तन की अगर बात किया जाए, ठीक है, आवर्तन से तात्पर्य हुआ कि जो पृथ्वी अपने किसी भी स्थान पर अपने एक्सिस पर जो रोटेशन करती है उसकी बात किया जा रहा है। एक्सिस रोटेशन है, ठीक है, बेसिकली आप ध्यान रखिएगा ये एक्सिस रोटेशन है। एयर प्रेशर और विंड की बात आप जान ही रहे हैं, और महासागर के जल के ओशन डेंसिटी की अगर बात किया जाए वो आप जान ही रहे हैं। पृथ्वी का परिक्रमण का ये मतलब हुआ कि जो आपके सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है पृथ्वी, वो इससे संबंधित। तो आप बात करेंगे, जब हम महासागरीय जल धाराओं की बात करेंगे तो पृथ्वी अपनी एक्सिस पर जब घूमती है तो उस कारण इस महासागर के धाराओं की उत्पत्ति प्रभावित होती ही है, ये आप जानते हैं, तो ये एकदम सही है। वायु दाब और यानी एयर प्रेशर और विंड का इफेक्ट आपके महासागरीय जल धाराओं पर है ही, ओशन करंट पर, ये भी सच है। जल की डेंसिटी मैंने क्लास में भी आप लोगों को पर्टिकुलर कई बार बताया है कि जब हम घनत्व की बात करते हैं तो आपको ये पता है कि डेंसिटी का सीधे सही इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जब डेंसिटी बढ़ेगी तो वाटर लेवल अपने आप डाउन होगा। वाटर लेवल डाउन होगा तो दूसरी तरफ जहाँ डेंसिटी कम होगी वहाँ वाटर लेवल इंक्रीज होगा और एक जलधारा का जन्म हो जाएगा। तो ये पूरी तरीके से ये भी प्रभावित करता है, लेकिन सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण का बहुत ज्यादा इस पर असर नहीं है। तो 4 ऑप्शन को आप निग्लेक्ट भी कर सकते हैं। इस बेस पर अगर बात करेंगे तो 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा।
तो 1 2 3 ये आंसर है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बेसिकली आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न क्या, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी जलधारा से ही संबंधित है। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से वक्तव्य सही हैं ये आपको बताना है। तो पहला कह रहा है महासागरीय धाराएं महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होती है। यानी अगर बात किया जाए पर्टिकुलर, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो जलधारा है, तो जलधारा एक तरीके से जो जल है उसका संचलन होता है, यानी वो जो चलता है, उसकी एक धारा बनती है, उसका जो करंट बनता है, उसी के बारे में कह रहा है। तो एकदम सच है, सही बात है कि वाटर ही है जो रन करता है। दूसरा कह रहा है, दूसरा कथन क्या कहता है, महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं। तो निश्चित सी बात है, आप जान रहे हैं कि जहां पर तापमान कम है, हमने गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा पढ़ा है, तो टेम्परेचर को ये बैलेंस करने का भी काम करती हैं। तो ये भी सच है। हो सकता है आप गलत कर देते, लेकिन ये सच सच कथन है। अगला अगर बात करी जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट कथन की, स्टेटमेंट की, तो कह रहा है महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवन द्वारा चलायमान होती है। तो आपको पता ही है कि प्रिवेलिंग विंड्स का इन पर प्रभाव होता ही है। प्रिवेलिंग विंड सबसे ज्यादा इफेक्ट डालती हैं। ये भी कथन सत्य है। महासागरीय, लास्ट कह रहा है महासागरीय धाराएं महासागर समरूपण द्वारा प्रभावित होती हैं। अब हो सकता है कि लास्ट कथन आपको समझ में ना आए, लेकिन आप समझिए कि महासागरीय धाराओं की जब हम बात करते हैं, तो पृथ्वी, पवन और पृथ्वी की परिभ्रमण गति के साथ साथ इसका जो संरूपण है, यानी जो रूप है महासागर का, जो स्ट्रक्चर है, यानी स्ट्रक्चर में अगर बात किया जाए सामान्य रूप में, तट यानी कोस्ट हो गया, कोस्ट के साथ साथ महासागर का जो स्ट्रक्चर है, स्थलाकृति है, तो ये सब भी प्रभावित करते हैं। तो संरूपण का मतलब हो गया एक तरीके से उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो रूप है, तो जो रूप है वो भी पूरी तरीके से इफेक्ट डालता है। तो ये भी सत्य है, क्योंकि उसी से जलधाराओं का जन्म होता है। तो इसमें अगर देखेंगे तो सभी कथन सत्य हैं। तो 1 2 3 4 सभी सत्य हो जाएगा। इसमें ऑल राइट्स है। ठीक है, तो आपका डी आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंद महासागर में धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि हिंद महासागर में जो धाराओं की दिशा होती है, यानी जो धाराओं का नियमित दिशा होती है, एक निश्चित दिशा होती है, दिशा में परिवर्तन के लिए कारकों में से कौन एक उत्तरदायी है। क्योंकि हिंद महासागर की जलधाराओं की दिशा में परिवर्तन होता है, ये आप जानते ही हैं। उसी कारण से आप जानते हैं कि पर्टिकुलर भारत में आपका मानसूनी विंड्स आदि का भी जन्म होता है। तो ये सारी इफेक्ट डालती हैं। तो आप देखिए, हिंद महासागर एक अर्ध महासागर है, इस कारण से हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। ये तीसरा कथन कह रहे हैं हिंद महासागर एक स्थल परिबद्ध महासागर है, यानी स्थल से घिरा हुआ है। अगला है हिंद महासागर में लवणता में अपेक्षाकृत अधिक विभिन्नता पाई जाती है। तो सैलिनिटी इसका कारण नहीं है, स्थलबद्ध होना इसका कारण नहीं है, अर्ध महासागर होना इसका कारण नहीं है। मेन है मानसूनी विंड्स। मानसून पर आधारित पवनें यहाँ पर इफेक्ट डालती हैं, जिस कारण से दिशा में परिवर्तन होता है। तो बेसिकली आपका बी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है अगुलहास धारा का संबंध किससे है। अगुलहास धारा यानी कहाँ संचलित होती है, कहाँ चलती है। हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, साउथ अटलांटिक ओशन में।
तो अगुलहास धारा की अगर बात किया जाए तो आपके दिमाग में क्लिक कर गया होगा, लेकिन मैं पर्टिकुलर एक बार चाहूंगा कि आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे कमेंट बताएं कि अगुलहास धारा का संबंध किससे है, इंडियन ओशन से, पैसिफिक ओशन से, नॉर्थ अटलांटिक ओशन से या साउथ अटलांटिक ओशन से। ये एक बार राजस्थान पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बेसिकली सामान्य सा प्रश्न है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अगुलहास धारा कहाँ चलती है, कहाँ संचालित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। हिंद महासागर से संबंधित धारा की बात किया जा रहा है। फ्लोरिडा धारा, कनारी धारा, गुलहास धारा, क्यूराइल धारा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो इन धाराओं में अगर बात करें तो अगुलहास धारा का संबंध जो है आपके हिंद महासागर से, इंडियन ओशन से। अभी पीछे वाला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड था। फ्लोरिडा की धारा की अगर बात किया जाए तो फ्लोरिडा के आसपास प्रवाहित होती है। कैनारी धारा, क्यूराइल धारा। तो बाकी अन्य जलधाराओं की लोकेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अन्य जलधाराओं का संबंध किस महासागर से है, किस ओशन से है अन्य जलधाराओं का संबंध, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शीत महासागर धारा यानी अधोलिखित में से कौन सी शीत महासागर धारा नहीं है, पूछ रहा है, यानी कौन सी कोल्ड करंट नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है कनारीज, हम्बोल्ट, ओयासियो या अगुलहास धारा। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि अगुलहास धारा कैसी जलधारा है, एक वार्म करंट है। कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है। तो अगुलहास धारा की अगर बात करें तो एक गर्म जलधारा है और इसका संबंध इंडियन ओशन से है, हिंद महासागर से, ये हमने देखा ही है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश कौन सा है। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की अगर हम बात करें तो आपको ये बताना है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है ये पर्टिकुलर, इससे सर्वाधिक लाभ किस देश को होता है, प्रॉफिट किससे है। ठीक है, पोलैंड को, पुर्तगाल को, नॉर्वे को, नाइजीरिया को। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर्वाधिक नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट से किसे लाभ है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कमेंट बॉक्स में जो कमेंट करने के बाद आप बताइएगा, उसके बाद आपका आंसर्स मैं कमेंट कर दूंगा। अगर आप आंसर्स नहीं दे पाएंगे तो इसका पर्टिकुलर आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है यानी कोल्ड करेंट है। आपके ऑप्शन है कनारी धारा, बैंगुला धारा, अगुलहास धारा या ब्राजील धारा। ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आपको बताना है साउथ अटलांटिक ओशन की कोल्ड करंट कौन सी है, शीतल धारा कौन सी है। तो अगर हम कोल्ड करंट की बात करें वो भी साउथ अटलांटिक ओशन की, तो इसमें आप जानेंगे कि बेंगुला की जो जलधारा है ये आपकी कोल्ड करंट है और दक्षिणी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। तो आपका बी आंसर हो जाएगा इसका, पर्टिकुलर आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है। आपको ये बताना है हिंद महासागर की धारा कौन सी नहीं है। आपके ऑप्शन है अगुलहास धारा, मोजाम्बिक धारा, दक्षिणी हिंद महासागरीय धारा, बेंगुला धारा। तो यहाँ पर आप सभी लोग जान रहे हैं कि बेंगुला की जलधारा का संबंध हिंद महासागर से नहीं है, पर्टिकुलर आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बेंगुला की जलधारा की अगर बात करें तो ये तो एक पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कोल्ड करंट है, ठंडी जलधारा है जिसका संबंध साउथ अटलांटिक ओशन से है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर ये पूरब एवं अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट के किनारे प्रवाहित होती है। ठीक है, जिसे हम बेंगुला की जलधारा के नाम से जानते हैं।